आज हम बात करेंगे लिमिट स्टेट मेथड और वर्किंग स्ट्रेस मेथड के बारे में। ये दोनों ही मेथड आरसीसी के जो कंस्ट्रक्शन है उनके लिए बनाए गए हैं। अब ये दोनों ही मेथड हमारे लिए इंपॉर्टेंट है जानना, और जो इसमें वर्किंग स्ट्रेस मेथड है इसको तो अब हम यूज नहीं करते, अब हम यूज करते हैं लिमिट स्टेट मेथड। लेकिन फिर भी हम वर्किंग स्ट्रेस मेथड को समझेंगे और इसके बेसिस पर जो बीम है, बीम बनाना सीखेंगे। एक बार वर्किंग स्ट्रेस के बारे में जानेंगे, उसके बाद फिर हम बीम बनाएंगे वर्किंग स्ट्रेस मेथड से, फिर हम पढ़ेंगे लिमिट स्टेट मेथड, और फिर हम बीम बनाएंगे लिमिट स्टेट मेथड से, और उसके बाद फिर हम आगे जितनी भी कंस्ट्रक्शन होनी है, फिर चाहे वो कॉलम हो या स्लैब हो, वो सभी के सभी हम लिमिट स्टेट मेथड से करेंगे। तो आज हम जानते हैं इन दोनों में डिफरेंस, कि दोनों में डिफरेंस क्या है। ये डिफरेंस जानने के बाद हम एक बार दोबारा से जब लिमिट स्टेट पढ़ेंगे तो एक बार लिमिट स्टेट को और ज्यादा डीपली पढ़ लेंगे। जो भी उसके अंदर फॉर्मूले हैं वो कहां से आए, कैसे डराइव हुए, ये सभी चीज हम समझ लेंगे लिमिट स्टेट मेथड में, जब हम लिमिट स्टेट मेथड को डीपली स्टार्ट करेंगे। अब हम बात करते हैं वर्किंग स्ट्रेस मेथड की। तो वर्किंग स्ट्रेस मेथड जो है वो मेथड बीम को या कॉलम या जितने भी हम कंस्ट्रक्शन करते हैं उन सभी को बनाता है और बहुत ही ज्यादा मजबूत बनाता है। लेकिन ये अनइकोनॉमिकल है। ये सेक्शन को मतलब मान लीजिए कि कोई बीम अगर कोई लोड, सेम लोड अगर इतनी बीम पर बन सकता है वो बना देगा लिमिट स्टेट मेथड। लेकिन जो वर्किंग स्ट्रेस है इसी सेम बीम को इतना ज्यादा सेक्शन दे देगा इसका, उसकी वजह से इसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी। भले ही ये मजबूत इससे रहेगा, लेकिन जितना लोड हमें इसको देना था इस बीम को, उतना लोड तो ये भी झेल लेगी बीम, क्योंकि ये लिमिट स्टेट ने बनाया है। लेकिन तो इतना लोड देने की एक्स्ट्रा जरूरत क्या है? यहां पर कुछ ज्यादा ही फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगा दिए गए हैं, जिसकी वजह से ये अनइकोनॉमिकल सेक्शन बैठ जाता है। अब हम बात करते हैं, अब हम समझ लेते हैं इन दोनों के बारे में, और थोड़ा सा इन दोनों मेथड्स में क्या डिफरेंस है इसको भी जान लेते हैं। वर्किंग स्ट्रेस मेथड में जो वर्किंग लोड इज टेकन, यानी कि वर्किंग स्ट्रेस मेथड में हम जो वर्किंग लोड होता है उसको लेते हैं, जबकि जो लिमिट स्टेट मेथड में एक्सेप्टेबल लिमिट ऑफ सेफ्टी एंड सर्विसिबिलिटी। देखिए इसमें जो अंतर है मेन, कि इनकमिंग लोड बराबर होता है डिजाइन लोड के। अब ये बात क्या है इसको समझते हैं। देखिए एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि आप एक बीम बनाइए, और जो बीम आप बनाएंगे उस बीम के ऊपर जो लोड आएगा वो 100 न्यूटन का आएगा, 100 न्यूटन का लोड आएगा। अब जो वर्किंग स्ट्रेस वाला है वो क्या करता है, वो 100 न्यूटन को तो ऐसे ही रहने देता है, बल्कि वो ये करता है कि वो जो ये मटेरियल है, मान लीजिए ये मटेरियल की जो स्ट्रेंथ थी वो थी 10 न्यूटन पर एम स्क्वायर, मान लीजिए ये स्ट्रेंथ थी। तो ये व्यक्ति करेगा क्या, इस 10 की डिवाइड कर देगा फैक्टर ऑफ सेफ्टी से, और इसको मान लेगा 5 न्यूटन पर एम स्क्वायर। यानी उसने किया क्या, उसने 100 का न्यूटन का फोर्स आ रहा था तो 100 को तो ऐसे ही रहने दिया, लेकिन जो जिस मटेरियल का वो बना रहा है उसे पता है उसकी स्ट्रेंथ 10 है, फिर भी उसने उसकी स्ट्रेंथ को 5 मान लिया है। पहले से ही उसने कमजोर मान लिया है मटेरियल को। अब वो इसको 5 मान के डिजाइन करेगा। अब जो बीम डिजाइन होकर आएगी वो बीम 100 से तो ज्यादा ही झेलेगी लोड। तो इसलिए ये इसका था डिजाइन प्रोसीजर, किसका, वर्किंग स्ट्रेस मेथड का। अब देखते हैं कि जो लिमिट स्टेट वाला है वो क्या करेगा। लिमिट स्टेट वाला करेगा ये कि जिस समय लोड आ रहा था 100 का, हमने कहा कि लोड 100 का आ रहा है, तो वो लोड को 100 नहीं मानेगा, वो लोड की सीधा गुणा कर देगा फैक्टर ऑफ सेफ्टी से 1.5, और इस लोड को वो मान लेगा 150, और वो पूरी की पूरी बीम डिजाइन करेगा 150 का फोर्स लेकर। पूरी बीम को उसने डिजाइन करना है अब 150 का फोर्स लेकर। तो अब 150 का फोर्स लेने के लिए जब ये बीम बनाएगा तो बीम कितना लोड झेल सकती है, 150। लेकिन वो बोलेगा कितना, वो ये बताएगा कि ये बीम 100 न्यूटन के लिए बनाई गई है। ये भी है एक सेफ्टी, फैक्टर ऑफ सेफ्टी लिमिट स्टेट में भी है। लेकिन डिफरेंस क्या था, वर्किंग स्ट्रेस में जो इनकमिंग लोड होता है, इनकमिंग जो लोड होता है वही डिजाइन लोड के बराबर होता है, जबकि लिमिट स्टेट मेथड में जो डिजाइन लोड होता है वो इनकमिंग लोड का हम 1.5 गुना कर देते हैं, और ये जो 1.5 है ये कहलाएगा फैक्टर ऑफ सेफ्टी, फैक्टर ऑफ सेफ्टी। ये थोड़ा सा अंतर है। हालांकि जो लिमिट स्टेट है वो इतना स्मार्ट मेथड है कि इसमें वो 100 का तो 150 उसने किया, लेकिन जो इसकी स्ट्रेंथ थी ना, जो रियल में इसकी स्ट्रेंथ 10 थी, इस 10 को भी ये इसकी स्ट्रेंथ 8 मानेगा। लेकिन ये जो इसने 10 का 8 माना है ये आपको पता लगेगा नहीं, क्योंकि वो डायरेक्टली फॉर्मूले के अंदर हम कम कर देंगे। तो
अब लेकिन मेन बेसिक डिफरेंस क्या है, इसमें वो डबल फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगती है, लोड में भी लगाते हैं हम और जो फॉर्मूला है यानी जो इसकी स्ट्रेंथ है मटेरियल की उसमें भी लगाते हैं, लेकिन वर्किंग स्ट्रेस में केवल एक जगह फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगती है। फिर भी लिमिट स्टेट क्यों इतना ज्यादा चीप हो गया, क्योंकि इसने दो जगह फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगाई तो उतनी लगाई जितनी जरूरत थी, जबकि ये लगाता है एक ही जगह फैक्टर ऑफ सेफ्टी, कहां पर, मटेरियल में, लेकिन वो भी लगा देता है बहुत ज्यादा, ये 3 की फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगाता है, जिस वजह से ये ज्यादा अनइकोनॉमिकल हो जाता है स्ट्रक्चर। अब इसके अलावा नेक्स्ट डिफरेंस ये है कि जो वर्किंग स्ट्रेस मेथड है इसमें जो बॉन्ड माना गया है स्टील का और कंक्रीट का वो बिल्कुल परफेक्ट माना गया है, यानी कि अगर ये स्टील है और ये अगर कंक्रीट है और इसके बीच में ये स्टील बार है, अब इसमें ये माना है कि मैं इसको खींचूं इसको खींचूं, दोनों को खींचूंगा अगर, तो जितना कंक्रीट खींचेगा चाहे वो पॉइंट्स में वैल्यू आए उतना ही स्टील खींचेगा, यानी हर समय जो ये कंक्रीट है और ये स्टील है इन दोनों का बॉन्ड हर समय परफेक्ट रहेगा, ये माना गया है वर्किंग स्ट्रेस में, जबकि रियल में ऐसा नहीं होता कहीं भी। तो इसलिए जो लिमिट स्टेट मेथड है इसमें ऐसा नहीं है, इसके अंदर जो बॉन्ड है वो परफेक्ट एक लिमिट तक माना गया है, उसके अलावा परफेक्ट नहीं माना गया है। प्लास्टिक लिमिट भी इसके अंदर इंक्लूड की गई है। कि इन दोनों ही थ्योरी में कुछ असम्पशंस हैं, वो असम्पशंस हमें जरूर जानने हैं। जैसे कि अगला असम्पशन क्या है कि वर्किंग स्ट्रेस मेथड में स्ट्रेस और स्ट्रेन को लीनियर माना गया है, एक लीनियर माना गया है कि अगर स्ट्रेस बढ़ेगी तो उसके साथ साथ स्ट्रेन भी बढ़ेगी, बिल्कुल एकदम लीनियर माना गया है, जो कि प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट है। जो माइल्ड स्टील का हम ग्राफ पढ़ते हैं उस ग्राफ में जो स्टार्टिंग की लिमिट होती है, जैसे ये हमारा, अगर हम माइल्ड स्टील का ग्राफ देखें स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, इस तरह का ग्राफ बनता है कुछ, इसमें जो यहां तक तो है ये इलास्टिक लिमिट, यहां से लेके यहां तक है इलास्टिक लिमिट पूरी, लेकिन जो प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट है वो कहां तक है, केवल यहां तक, जहां तक ग्राफ बिल्कुल सीधा रहता है ये रहती है प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट। तो इसी लिमिट तक वर्किंग स्ट्रेस मेथड में बात की गई है, इसी लिमिट तक वर्किंग स्ट्रेस मेथड में बात की गई है। अगर और जानना है इस स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ के बारे में तो आई बटन पर वीडियो आएगी, वहां से आप जाकर देख सकते हैं। अब इसमें आगे, अब जो अगला असम्पशन क्या है कि वर्किंग स्ट्रेस मेथड में माना गया है कि हुक्स लॉ फॉलो करता है, यानी इसके अकॉर्डिंग माना गया है, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग कि हुक्स लॉ फॉलो करता है। हुक्स लॉ क्या है, यही जो इलास्टिक लिमिट है ये फॉलो करती है, जबकि लिमिट स्टेट मेथड में ऐसा नहीं माना गया है कि हुक्स लॉ फॉलो करे ना करे इससे हमें कोई मतलब नहीं, जबकि यही रियलिटी का केस यही है। लिमिट स्टेट मेथड में बिल्कुल रियलिटी के केस लिए गए हैं, जबकि इसमें असम्पशंस ज्यादा लिए गए। अगला है कि इनकमिंग लोड बराबर है डिजाइन लोड के, जबकि इस केस में डिजाइन लोड को हम इनकमिंग लोड का 1.5 गुना कर देंगे। अब देखिए, अब यहां से फॉर्मूले आने स्टार्ट हो गए, अब इनको समझना बहुत जरूरी है हमारे लिए। स्ट्रेस इन बेंडिंग इन कंप्रेशन, यानी कंक्रीट की हम कितनी स्ट्रेंथ माने। अभी हमने पीछे पढ़ा था एफसीके थी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ। जब हम कोई भी एक रेशो बनाते हैं, रेशो बनाने के बाद जो कंक्रीट बनता है वो M10, M15, M20, 25 कितने का भी हम बनाएंगे, वो जो 10, 20, 50 है वो कहलाती है कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ, जिसको हम डिनोट करते हैं एफसीके से। जितने पर वो क्यूब टूटा है उतनी स्ट्रेंथ तो हम ले नहीं सकते। अगर M20 का क्यूब हमने बनाया 20 स्ट्रेंथ पर वो टूट रहा है, वो उसकी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ है, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि हम न्यूमेरिकल में 20 ही लेकर चलेंगे। अभी हमने बात की थी पीछे, तो इन्होंने किया क्या है, यहाँ एक टर्म लिख कर रखी है सिग्मा सीबीसी, यानी कि स्ट्रेस इन बेंडिंग, कितनी स्ट्रेस आपको कंक्रीट को देनी है, कितना हम मानेंगे, वो कितना मानेंगे एफसीके, यानी जितने का भी आपने मोटार बनाया है या कंक्रीट बनाया है, जितने का भी रेशो बनाया आपने, उसको डिवाइड कर देंगे 3 से। ये 3 क्या है, ये 3 है फैक्टर ऑफ सेफ्टी, ये 3 है फैक्टर ऑफ सेफ्टी। यानी अगर आपने बनाया है M10 का, मान लीजिए आपने बनाया था M10 का, तो इसका एफसीके कितना हो गया 10, लेकिन सिग्मा सीबीसी कितना हो गया 10 डिवाइडेड बाई 3, यानी कि यहां पर 3 पॉइंट समथिंग आएगा, तो उसको हम 3 ही मानेंगे, 3 MP ही मानेंगे, जो आगे का पॉइंट का होगा वो छोड़ देंगे। 3 इसकी फैक्टर ऑफ सेफ्टी है, तो 3 के आगे के जो पॉइंट्स का आया उनको हम छोड़ देंगे, जो स्टार्टिंग का है हमारे पास 3 है, 3 मान लेंगे, इससे भी कम मानेंगे, और ताकि जो स्ट्रक्चर है और सेफ बने, क्योंकि हम कंक्रीट को और कमजोर मान के चल रहे हैं। तो ये चीज है। अच्छा, एफसीके के बारे में एक चीज और जान लेते हैं हम, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ होती क्या है। जब हम क्यूब बनाते हैं, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ कंक्रीट की वो स्ट्रेंथ को कहते हैं जिससे नीचे
जिससे नीचे 5% से ज्यादा कंक्रीट के ब्लॉक फेल नहीं होने चाहिए। अब आगे कंक्रीट का तो समझ में आ गया, जितनी भी उसकी करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ थी उसका डिवाइड किया 3 से, और उतनी स्ट्रेंथ हम कंक्रीट की मानेंगे कि कंक्रीट हमारा इतना है, हमने पहले से ही वीक मान लिया कंक्रीट को। सेम हम करेंगे स्टील के साथ। स्टील में जितनी भी ग्रेड होती है, ग्रेड 250 का, 350 का, 415 का, 500 का, 550 का, जो भी ग्रेड है उनको हम बोलते हैं FY, और इसकी हम डिवाइड कर देंगे 1.78 से, FY को डिवाइड कर देंगे 1.78 से। ये जो अब स्ट्रेंथ स्टील की भी कम मान ली हमने, स्टील को भी हमने कमजोर मान लिया उसकी क्षमता से। तो अब ये इसकी कहलाई जाएगी सिग्मा ST, यानी कि टेंसाइल स्ट्रेस इन स्टील। टेंसाइल स्ट्रेस इन स्टील, तो टेंसाइल स्ट्रेस स्टील की कितनी हो गई अब, FY डिवाइडेड बाई 1.78, जबकि ये हो गई सिग्मा CBC हो गई FCK डिवाइडेड बाई 3, और ये यहाँ 3 और ये 1.78, ये दोनों फैक्टर ऑफ सेफ्टी हैं। कौन से मेथड में, वर्किंग स्ट्रेस मेथड में। 3 है कंक्रीट की फैक्टर ऑफ सेफ्टी, जबकि 1.78 है फैक्टर ऑफ सेफ्टी ऑफ स्टील। अब यहां एक टर्म और आती है, मॉड्यूलर रेशो। मॉड्यूलर रेशो M, वैसे इस M का फॉर्मूला होता है 280 डिवाइड बाई 3 सिग्मा CBC। मॉड्यूलर रेशो का फॉर्मूला है 280 डिवाइडेड बाई 3 सिग्मा CBC। ये इसका फॉर्मूला है मॉड्यूलर रेशो का। मॉड्यूलर रेशो है क्या, नाम से पता लग रहा है मॉड्यूलर रेशो, लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे यहां तो ऊपर 280 है, नीचे 3 है और सिग्मा CBC है, यहां तो कहीं भी रेशो की बात ही नहीं आ रही। जबकि रेशो क्या होता है, दो बराबर चीजों को ऊपर नीचे हम डिवाइड करते हैं, उसको हम रेशो बोलते हैं। इसका मतलब ये इसका असली फॉर्मूला नहीं है। इसका असली फॉर्मूला या जिस टर्म की वजह से इसको मॉड्यूलर रेशो बोला है वो है ये M बराबर सिग्मा S डिवाइडेड बाई सिग्मा C। M बराबर सिग्मा S डिवाइडेड बाई सिग्मा C। सिग्मा S क्या है, सिग्मा S है स्ट्रेस इन स्टील, जो कंक्रीट में स्टील लगा है, स्ट्रेस इन स्टील। जबकि सिग्मा C क्या है, स्ट्रेस इन कंक्रीट। ये जो कंक्रीट है, अब इसमें स्टील है इस तरीके से, जब ये खिंचेगा या फोर्स लगेगा, चाहे टेंसाइल लगे या फिर कंप्रेसिव लगे, इसमें कुछ स्ट्रेस आनी है स्टील में, और ऐसी जो पूरा कंक्रीट है इसमें भी आनी है स्ट्रेस। तो स्टील की स्ट्रेस डिवाइडेड बाय कंक्रीट की स्ट्रेस, ये कहलाता है मॉड्यूलर रेशो। ये कहलाता है मॉड्यूलर रेशो। अब इसकी जगह हमने क्या रख दिया, सिग्मा S की जगह हमने रख दिया ES मल्टीप्लाइड बाई ES। स्मॉल ई क्या है, स्ट्रेन, क्योंकि जो E होता है यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, जैसे अगर कंक्रीट का लेंगे तो ये होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, यानी स्ट्रेस रखेंगे और नीचे रखेंगे स्ट्रेन, स्ट्रेस ऊपर स्ट्रेन नीचे। तो इसलिए सिग्मा S, जब हम स्टील की बात कर रहे हैं तो सिग्मा S बराबर क्या हो गया, पहले हम E की बात करते हैं, ES बराबर हो गया सिग्मा S डिवाइडेड बाई, ये है स्ट्रेन, स्ट्रेन को डिनोट करते हैं E से। तो मॉडुलर रेशो ऑफ स्टील क्या हो गया, स्ट्रेस इन स्टील डिवाइडेड बाई स्ट्रेन इन स्टील, क्योंकि मॉडुलर रेशो होता है स्ट्रेस अपॉन स्टील, वो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। अब यहां क्या है, ES चला गया इधर मल्टीप्लाई में, तो सिग्मा S बराबर क्या हो गया, सिग्मा S बराबर हो गया, सिग्मा S बराबर ES मल्टीप्लाइड बाई कैपिटल ES। अब हमने किया सेम किया कंक्रीट के लिए, तो सिग्मा S की जगह रख दिया ES मल्टीप्लाइड बाई ES, और सिग्मा C की जगह रख दिया स्मॉल EC, यानी स्ट्रेन ऑफ कंक्रीट एंड मॉडुलर रेशो ऑफ कंक्रीट। ऊपर रख दिया स्ट्रेन इन स्टील एंड मॉडुलर रेशो ऑफ स्टील। अब यहां पर एक बात समझने वाली है, अब यहां पर हमने भी एक बात कही थी कि बॉन्ड बिटवीन कंक्रीट एंड स्टील इज परफेक्ट, यानी जो बॉन्ड है कंक्रीट का और स्टील का वो परफेक्ट है। इसका मतलब ये है कि अगर ये पूरा का पूरा स्टील यहां से 2 mm खिंच गया, 2 mm खिंच गया, तो कंक्रीट भी 2 mm ही खिंचेगा। यही इस बात का मतलब था जो इन्होंने मान रखा है। ये सारे अजम्पशंस हैं कि बॉन्ड बिटवीन कंक्रीट एंड स्टील इज परफेक्ट, यानी कि अगर बॉन्ड परफेक्ट है तो जिसके साथ, जैसे इन दोनों का बॉन्ड अगर परफेक्ट होगा, अब अगर ये खींचेगा तो साथ में ये भी खींच कर आएगा, लेकिन बॉन्ड अगर इम्परफेक्ट होगा तो ये खींचेगा ज्यादा और ये खींचेगा कम, ये सब चीजें। अब इसमें जब बॉन्ड परफेक्ट मान लिया है, इसका मतलब
जो स्ट्रेन है स्टील की वो बराबर हो गई स्ट्रेन इन कंक्रीट, स्ट्रेन दोनों की बराबर हो गई, बराबर खींचा, भले ही स्ट्रेस किसी में ज्यादा किसी में कम आई हो, क्योंकि स्ट्रेस डिपेंड करती है, जो सिग्मा होता है ये डिपेंड करता है फोर्स डिवाइड बाय एरिया। एरिया कंक्रीट का अलग है, स्टील का अलग है, और फोर्स भी हो सकता है कंक्रीट पर हम हमारा अलग लग रहा हो और स्टील पर अलग लग रहा हो, इसलिए स्ट्रेस अलग आ सकती है, लेकिन स्ट्रेन सेम आएगी क्योंकि बॉन्ड बिल्कुल परफेक्ट है। ये एज्यूम कर लिया गया, ये मान लिया गया। इस केस के चलते EC कट जाएगा ES से, तो M जो मॉडल रेशो है वो क्या बचेगा, ES डिवाइड बाई EC, यानी कि मॉडुलर रेशो इज द रेशो बिटवीन stresses in steel divided by stress in concrete. But according to working stress method, modular ratio will be equal to modulus of elasticity of steel divided by modulus of elasticity of concrete. ये हमें ध्यान रखना है कि M वर्किंग स्ट्रेस मेथड के हिसाब से ES अपॉन EC हो गया, यानी मॉडुलर रेशो स्टील का डिवाइडेड बाय मॉडुलर रेशो कंक्रीट का। जबकि जो M का फॉर्मूला है मॉडुलर रेशो का वो ये भी है 280 डिवाइड बाई 3 सिग्मा CBC। हम जो जब पूरा मेथड करेंगे उसमें जो जो फॉर्मूले यूज इस्तेमाल में होंगे ये ब्लू वाले हैं, M बराबर 280 डिवाइड बाई 3 सिग्मा CBC, ये फॉर्मूला इस्तेमाल में होगा, ये फॉर्मूला इस्तेमाल में होगा, ये तीनों ही फॉर्मूले हमको याद कर लेने। अब बात करते हैं थोड़ा सा लिमिट स्टेट की तरफ, जो इसमें है बिल्कुल अपोजिट है। इसमें हम मानते हैं सबसे बड़ी चीज सेफ्टी एंड सर्विसिबिलिटी। इसमें सर्विसिबिलिटी तक की बिल्डिंग को बात की गई है। इसमें ये नहीं कहा, इसने कहा है कि बिल्कुल परफेक्ट होगा, बॉन्ड परफेक्ट होगा, ना कंक्रीट में क्रैक आएगा ना कुछ। इसने कहा है कंक्रीट में क्रैक भी आ सकता है, और जो स्टील बार है वो थोड़ी सी बॉन्ड परफेक्ट भी नहीं रहेगा, स्लिप भी कर सकता है। लेकिन इसने ये कहा है कि क्रैक आ जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्रैक उतना नहीं होना चाहिए कि हम उसकी सर्विस ले ना सके बिल्डिंग की। इसमें सबसे एक वर्ड याद रखना, सर्विसिबिलिटी। सर्विसिबिलिटी ये है, मान लीजिए ये एक बीम है, ये जब बनाई थी ये इस तरीके से थी, लेकिन कुछ समय बाद ये बीम इस तरीके से हो गई। क्या बीम ये टूटी है? नहीं टूटी है। लोड तो जिस पे पहले था वही अब है, लेकिन टूटी नहीं है। लेकिन क्या अब कोई व्यक्ति इसके नीचे खड़ा हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, उसको डर लगेगा। इसका मतलब है कि लिमिट स्टेट कहता है जरूरी नहीं है कोई चीज जब टूटेगी तभी फेल करेगी। लिमिट स्टेट के अकॉर्डिंग अगर किसी चीज की सर्विस खत्म हो गई, यानी इस बीम को बनाया गया था किसी चीज के लिए कि लोग बाग रह सके यहाँ पर नीचे, लेकिन अब कोई भी नीचे इंसान खड़ा ही नहीं होगा, इसका मतलब कोई इसके नीचे रह ही नहीं पाएगा। रह नहीं पाएगा इसका मतलब अब इस जगह की, इस बिल्डिंग की सर्विस खत्म हो गई। सर्विस खत्म हो गई इसका मतलब ये बिल्डिंग लिमिट स्टेट के हिसाब से फेल हो गई। तो लिमिट स्टेट कहता है बिल्डिंग का जो बॉन्ड है वो परफेक्ट नहीं होता। दूसरी बात कि ये एक्सेप्टेबल लिमिट है सेफ्टी की और सर्विसिबिलिटी की। सेफ्टी यानी वो चीज टूटे ना, और सर्विसिबिलिटी यानी कि वो चीज इतनी भी ना झुके, इतने भी क्रैक्स ना आ जाए कि उसकी सर्विसिबिलिटी खत्म हो जाए, ये कहता है लिमिट। इसके अलावा स्ट्रेस और स्ट्रेन लीनियर नहीं मानता है, ये हुक्स लॉ फॉलो नहीं करता है। डिजाइन लोड जो है लिमिट स्टेट में, वो हम जो भी लोड आ रहा है, एग्जाम में क्वेश्चन देगा कि लिमिट स्टेट के अकॉर्डिंग एक बीम डिजाइन कीजिए जिसके ऊपर लोड आएगा 1500 किलो न्यूटन का सेंटर पर। तो आप 1500 किलो न्यूटन की गुणा करेंगे, वो है इनकमिंग लोड, उसकी गुणा करेंगे 1.5 से, जो कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी है फॉर लोड। अब देखिए अब इसके अंदर 3 फैक्टर ऑफ सेफ्टी आ गई। एक तो लोड के लिए हमने किया गया, जो इनकमिंग लोड आ रहा था उसको हमने बढ़ा दिया है और ज्यादा 1.5 से। और दूसरा सिग्मा CBC, इस केस में क्या मानेंगे हम? तो इस केस में हमने सिग्मा CBC माना है 0.446 FCK। इस केस में हमने माना है 0.446 FCK, जबकि जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी है कंक्रीट के लिए वो ये मानता है 1.5। इसने माना था 3, जबकि लिमिट स्टेट मानता है 1.5। लेकिन 1.5 मानने से पहले ही लिमिट स्टेट को पता है कि जो करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ होती है यानी FCK होती है, वो पूरी स्ट्रेंथ को हम डिवाइड करेंगे 1.5 से तो काम बनेगा नहीं, क्योंकि यहां जो लिखा है इसने डिवाइड किया 3 से, लेकिन इसने डिवाइड किया FCK को, जबकि वो डिवाइड कर रहा है 1.5 से और लिमिट स्टेट कह रहा है कि 1.5 है फैक्टर ऑफ सेफ्टी। फिर भी वो डिवाइड FCK से नहीं कर रहा है, जबकि 0.67 FCK से कर रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि लिमिट स्टेट को पता है आपने क्यूब बनाया,
और आपने क्यूब बनाया है, सेम रेशो रखा आपने, और इस क्यूब ने मान लीजिए 100 न्यूटन का फोर्स इसने झेल लिया। ये कोड ने माना है लिमिट स्टेट के, यानी लिमिट स्टेट मेथड ने मानी है इस बात को। लेकिन जब आप सेम रेशो साइट पर इस्तेमाल करोगे या आप बीम बनाओगे, कॉलम बनाओगे, तब उसी सेम रेशो पर, क्योंकि ये काम तो लैब में हुआ था इसलिए इसने 100 के लिए बनाया, 100 स्ट्रेंथ आ गई। लेकिन जब वही सेम काम आप फील्ड पे करोगे तो इसके अंदर केवल 67 न्यूटन की ही स्ट्रेंथ ये ले पाएगा, यानी 67 न्यूटन ही ये फोर्स झेल पाएगा। ये मानता है लिमिट स्टेट मेथड। इसलिए उसने किया क्या, उसने एफ के जो लिया वो तो थी क्यूब की स्ट्रेंथ, इसने डायरेक्टली एफ से डिवाइड करवा दी थी। इसने एफ को बनाया 0.67 एफ के, फिर उसने उसको डिवाइड किया है 1.5 से, तो टोटल इसका बैठा है 0.446 एफ के। जब हम दोबारा इसकी स्टडी करेंगे एक बार, तो सारे के सारे दोबारा एक बार फॉर्मूले देख लेंगे इसके। अभी हमें मेन फॉर्मूले ध्यान रखने हैं इसके, क्योंकि 2-3 न्यूमेरिकल हम बीम करेंगे वर्किंग स्ट्रेस पर, फिर हम अपना स्टार्ट करेंगे लिमिट स्टेट मेथड। अब सिग्मा एसटी का माना है, सिग्मा एसटी के लिए इसने 1.15 मानी है फैक्टर ऑफ सेफ्टी, और डायरेक्टली इसने एफ वाई से डिवाइड कर दिया, क्योंकि ये तो जो एफ वाई है ये क्या है, ये अल्टीमेट स्ट्रेंथ है ऑफ स्टील, और ये बन के आता है फैक्ट्री से, तो वहां पर टेस्ट करेंगे लैब में तो भी सेम देगा रिजल्ट, और वैसे ही आप साइट पे इस्तेमाल करेंगे तो भी सेम रिजल्ट देगा। इसलिए इसने इसको एफ वाई का एफ वाई ही रख दिया है, क्योंकि ये थोड़ा सा स्मार्ट मेथड है लिमिट स्टेट मेथड। डिवाइड किया है 1.15 से, इसी को जब आप ऊपर ले जाएंगे तो आप 0.87 एफ वाई लिख सकते हैं। अब इसके अलावा अब हम बात कर लेते हैं और मेन पॉइंट की, वो ये कि दोनों की कंपेयर में अब डिफरेंस क्या है। ये तो बात है दोनों ने मेथड्स ने क्या क्या अपनी बात कही, दोनों ने अपनी अपनी बातें रख दी। अब हमारे लिए मेन डिफरेंस क्या है, हमारे लिए मेन डिफरेंस एक तो ये है कि जो ये वाला मेथड है हमारा, यानी कि वर्किंग स्ट्रेस, अच्छा इसका एक और नाम है मॉड्यूलर रेशो मेथड, क्योंकि इसमें मॉड्यूलर रेशो m का इस्तेमाल होता है, इसलिए इसका नाम है मॉड्यूलर रेशो मेथड। जो ये वर्किंग स्ट्रेस मेथड है ये है अनइकोनॉमिकल, यानी ये सस्ता नहीं बनाता चीजों को, जबकि लिमिट स्टेट मेथड है इकोनॉमिकल मेथड, ये है इकोनॉमिकल मेथड। दूसरा डिफरेंस क्या है कि जो वर्किंग स्ट्रेस मेथड है ये सेक्शनल एरिया ज्यादा बनाता है, यानी अगर कोई बीम इतने पे काम चल रहा था फिर भी ये उसको और बड़ा उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया बनाएगा, तो ज्यादा क्रॉस सेक्शनल एरिया बनाता है। दूसरा, ज्यादा स्टील लगवाता है ये, यानी अगर इससे आप डिजाइन करोगे सेम बीम को सेम लोड के लिए सेम डायमेंशन के साथ भी, तो भी ये एरिया जो स्टील का होगा यानी स्टील बार्स ज्यादा डलवाएगा, जो टोटल स्टील आपसे डलवाएगा वो ये ज्यादा डलवाएगा। जबकि लिमिट स्टेट में एक तो सेक्शनल एरिया ज्यादा नहीं बनता, जितना जरूरत है उतना ही बनता है, दूसरा स्टील का इस्तेमाल ये कम करवाता है। अब जो इससे भी मेन पॉइंट है वो ये है कि जो वर्किंग स्ट्रेस बनाता है वो या तो बैलेंस सेक्शन बनाता है या बनाता है ओवर रीइंफोर्स्ड सेक्शन, या तो ये बनाता है बैलेंस सेक्शन या बनाता है ओवर रीइंफोर्स्ड सेक्शन। जबकि लिमिट स्टेट मेथड या तो बनाएगा बैलेंस्ड या बनाएगा अंडर रीइंफोर्स्ड। अब ये ओवर रीइंफोर्स्ड और अंडर रीइंफोर्स्ड सेक्शन क्या है इसको समझते हैं। अब आपको एक बनानी थी बीम, ये बीम का हम क्रॉस सेक्शन देख रहे हैं, क्रॉस सेक्शन काट दिया हमने। मान लीजिए यहां पर 3 बार लगनी थी 10-10 mm की, 10-10 mm की 3 बार लगनी थी, ठीक है। आपने किया क्या, आपने 3 बार लगनी थी, लेकिन आपने जितनी जरूरत थी उससे आपने कम बार लगाई, यानी आपने 2 बार लगाई सिर्फ, तो ये कहलाया जाएगा अंडर रीइंफोर्स्ड, यानी रीइंफोर्समेंट को आपने कम कर दिया है, तो ये हो गया अंडर रीइंफोर्स्ड सेक्शन। अब सेकंड केस क्या है, अगर रीइंफोर्समेंट की जरूरत 3 थी, लेकिन आपने जो इसमें लगाई आपने लगवा दी है 4 रीइंफोर्समेंट, सेम 10-10 mm की 4 रीइंफोर्समेंट लगवा दी, यानी आपने सरिया थोड़ा सा ज्यादा लगवा दिया, तो ये कहलाया जाएगा ओवर रीइंफोर्समेंट, ओवर रीइंफोर्स्ड सेक्शन, अंडर रीइंफोर्स्ड और ओवर रीइंफोर्स्ड। फिलहाल अभी आप इस बात को केवल और केवल ऐसे ही पढ़ लीजिए कि अंडर रीइंफोर्स्ड बनवाता है लिमिट स्टेट, जबकि ओवर रीइंफोर्स्ड बनवाता है वर्किंग स्टेट। अभी हम जब आगे पढ़ेंगे लिमिट स्टेट मेथड को और वर्किंग स्ट्रेस मेथड को, तो हम ये भी समझ लेंगे कि क्यों लिमिट स्टेट मेथड अंडर रीइंफोर्स्ड सेक्शन बनवाता है, यानी इसका फायदा क्या है, स्टील जरूरत से कम लगाने का भी क्या फायदा है